नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट खेल महोत्सव 2025 रंगारंग उद्घाटन शनिवार को पटेल स्टेडियम के स्पोर्ट्स क्लब में किया गया। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और भाजपा नेता डॉक्टर प्रियाशील हाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट खेल महोत्सव 2025 का रंगारंग उद्घाटन शनिवार को पटेल स्टेडियम के स्पोर्ट्स क्लब में किया गया। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और भाजपा नेता डॉक्टर प्रियाशील हाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। महोत्सव का शुभारंभ खेलेगा अजमेर तभी तो जीतेगा अजमेर के जोशीले नारों के साथ हुआ। इस खेल महोत्सव में अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों की टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। अजमेर नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत सांखला ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावनाओं को बढ़ावा देना और शहर में एकता व उत्साह का माहौल बनाना है। महोत्सव का समापन समारोह 30 अक्टूबर को चंदवरदाई स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि नगर निगम द्वारा 80 वार्डों की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता में जब युवा खेलेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मस्तिष्क का भी विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में खेलकर खिलाड़ी राज्य स्तर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रतियोगिता में क्रिकेट के साथ नए खिलाड़ियों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। साथ ही नई प्रतिभाओं का विकास होगा, जिसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अजमेर के युवक भी केवल अजमेर तक सीमित न रहकर राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय टीमों में जाने की अवसर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और उसमें विभिन्न वार्डों से युवाओं की टीमें भाग ले रही हैं। इससे निश्चित रूप से क्रिकेट को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, नए नए खिलाड़ियों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, नई प्रतिभाएं भी हमको मिलेंगी, जिसके आधार पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अजमेर के युवक भी केवल अजमेर तक सीमित नहीं रहेंगे, राज्य स्तरीय से लेकर के राष्ट्रीय टीम में भी उनको जाने के अवसर मिलेंगे। इसलिए मैं समिति को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान में या बाकी जगह क्रिकेट में जो इन दोनों राजनीति के प्रभाव से उसका विकास कम हो पा रहा है, यहाँ पे हम सब लोग मिल करके इसको चलाएं, प्रतियोगिताएं आयोजित करें, प्रतिभाओं को तलाशें, उनको आगे लाएं और हम सब मिलकर के क्रिकेट के ये अजमेर के जवानों के लिए अवसर भी पैदा करें। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नगर निगम द्वारा ये क्रिकेट प्रतियोगिता जो की जा रही है पूरे 80 वार्डों में अभी 45 टीमें बन चुकी है और यहाँ के युवा जब क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें देखिए खेल आदमी को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो यहाँ खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलकर राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय जाएंगे और उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। मैं नगर निगम के हमारे मेयर और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नगर निगम में इस क्रिकेट प्रतियोगिता के सभी 80 वार्डों की टीमें बनाकर इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया है। मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अजमेर शहर के खिलाड़ी हमारी यहाँ जिला स्तर तक नहीं, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस खेल में अपनी भागीदारी निभाए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान खेल महोत्सव के माध्यम से स्पोर्ट्स क्लब पटेल मैदान में रंगारंग उद्घाटन का आगाज किया गया है, जिसमें हमारे लोकप्रिय अजमेर के विधायक आदरणीय वासुदेव जी देवनानी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, हमारे डॉक्टर प्रियाशील हाड़ा जी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज आकर के इस रंगारंग उद्घाटन किया गया है।
खेलेगा अजमेर, जीतेगा अजमेर के तर्ज के ऊपर अजमेर में आज ये उद्घाटन किया गया है। कल 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अलग अलग मैचों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये ड्रॉ निकाला गया है। इस ड्रॉ के माध्यम से अलग अलग टीमें अलग अलग वार्डों से भिड़ेगी। इस प्रकार से 30 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 30 तारीख को इसका अजमेर के चंदवरदाई नगर ए ब्लॉक ओमकारेश्वर मंदिर पार्क में आज अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से ए ब्लॉक पार्क की मरम्मत साथ ही बी ब्लॉक की सड़कों का नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया, जिसमें पार्क में स्थित पाथवे, दीवारों पर कलर, टूट फूट और फूलों की मरम्मत कर पार्क को नया रूप दिया जाएगा। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर ए ब्लॉक ओमकारेश्वर मंदिर पार्क में आज अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से ए ब्लॉक पार्क की मरम्मत के साथ ही ए ब्लॉक की सड़कों का नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसमें पार्क में स्थित पाथवे, दीवारों पर कलर, टूट फूट और झूलों की मरम्मत कर पार्क को नया रूप दिया जाएगा। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि ये पार्क कॉलोनी के डेवलपमेंट होने के साथ ही बना हुआ है। हर पार्क को कुछ समय के बाद मरम्मत की आवश्यकता होती है, जिसके चलते आज 50 लाख की राशि में से कुछ राशि इस पार्क की मरम्मत में लगाई जाएगी। साथ ही ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पार्क में ओमकारेश्वर मंदिर है, जिसकी मरम्मत जरूरी है। कार्तिक माह में इस कार्य की शुरुआत एक शुभ संकेत है। साथ ही बताया कि 5 साल कांग्रेस के राज में सरकार ने एक पाई खर्च नहीं की थी, लेकिन अब हर कार्य अपने समय पर पूरा हो रहा है। साथ ही हर कार्य के पूरा होने में ईश्वर की अनुमति होती है। बिना ईश्वर की अनुमति के कोई भी कार्य सफल नहीं किया जा सकता। हम जो है जिस पार्क में हम हैं, है ना, ये पार्क में ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है, महादेव का मंदिर है। और ये पार्क इस कॉलोनी के डेवलप होने के समय से ही बना हुआ है। इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि कुछ समय बाद मरम्मत की आवश्यकता होती ही है, तो इस पार्क के विकास के लिए और साथ में ही ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों ब्लॉक की सड़कें ये हमने स्वीकृत की हैं। लगभग 50 लाख रुपए की राशि से ये कार्य होना है और आज इसका शिलान्यास रखा है। कार्तिक महीने में ये अच्छा मंदिर की सेवा में ये कार्य होने जा रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि ये भगवान की मर्जी से ही संभव हो पाया है, नहीं तो उनकी मर्जी के बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। तो हम उन्हीं को समर्पित करते हुए उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी ही शक्ति और ऐसा ही बल प्रदान करते रहें, ताकि हम विकास के नित नए आयाम रोज रोज स्थापित करते हैं। पार्क में किस तरह के विकास की यहाँ की आवश्यकताएं हैं, पाथवे है, कलर है, रंग रोगन है, टूट फूट है, प्लास्टर है, झूले हैं, इस प्रकार के पूरा कार्य इस पार्क में किया जाए। एडीए की ओर से? हाँ, ये पूरी कॉलोनी एडीए की ओर से, लेकिन सिफारिश हमारी हुई है। हमने रिकमेंड किया क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, हम बहुत रिकमेंड करते थे, पर एक पाई फूटी कौड़ी का सरकार खर्च नहीं करती थी। लेकिन अब सरकार बनने के बाद में हमारी सिफारिश। अजमेर शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इंद्र प्रकाश प्रजापति के पुत्र प्रफुल्ल प्रजापति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही पिता की दुकान में हुई। घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। पिता ने इस मौत को आत्महत्या मानने से सख्त इनकार करते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया है। अजमेर शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इंद्र प्रकाश प्रजापति के पुत्र प्रफुल्ल प्रजापति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही दुकान में हुई थी। घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। पिता ने इसे मौत को आत्महत्या मानने से सख्त इनकार करते हुए कहा और सुनियोजित हत्या बताई। इस बीच आरपीएल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की आवाज को बुलंद किया। भीड़ बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची और प्रफुल्ल को न्याय दो के नारों से आसमान गूंज उठा। आरपीएल अजमेर जिला संयोजक आशीष सोनी के अनुसार पीड़ित के पिता ने बताया कि करीब 10 बजे वे अपने बेटे को तलाशते हुए दुकान पहुंचे तो अंदर प्रफुल्ल फंदे से लटका हुआ मिला। उन्होंने कहा कि 4 घंटे पहले ही बेटे के हाथ चोटिल होने के कारण उन्होंने एक्सरे करवाया था। ये बिल्कुल सामान्य था, फिर अचानक आत्महत्या कैसे कर सकता है। पिता इंद्र प्रकाश का दावा है कि बेटे के शरीर पर कई संदिग्ध चोटों के निशान मिले। कमर और सिर पर गंभीर चोट, कान कटा हुआ और दूसरे हाथ में भी चोट थी। उन्होंने सवाल उठाया कि दुकान के भीतर कोई ऐसी ऊंचाई नहीं जहां फंदा लगाया जा सके।
पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच ही मामले को आत्महत्या बताकर निपटा दिया। पीड़ित ने कहा, हमने पुलिस को बार बार बुलाया लेकिन वो आधे घंटे तक नहीं पहुंची। आखिरकार हमें खुद एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा, मामले की जानकारी आरपीएल जिला संयोजक आशीष सोनी को दी गई। उन्होंने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा का मामला है। परिजनों और आरपीएल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मांग ये है जी, देखो बच्चे की ये आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसी आत्महत्या तो कुछ नहीं, ये हत्या लग रही है क्योंकि उसका टेबल कुर्सी कुछ लगा नहीं था। आग बार जीप बार गंदी बार कुछ नहीं आ रहा, सामान मेरे दुकान में बिखरा हुआ सिंपल खड़ा मिला, टेबल कुर्सी भी नहीं लगी हुई थी बच्चे के, तो मैं कैसे आत्महत्या मान लूँ? ये हत्या थी क्योंकि मैं 4 घंटे पहले जेल इलेक्शन करा गया, हाथ टूटा बच्चे का, तो एक हाथ से कैसे लगाएगा? और नोट यहाँ 3 बंदी हुई थी, 3 वो सिर्फ सिंपल खड़ा था, न सामान बिखरा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि हत्या है, आत्महत्या। लेकिन इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं लग रही है क्योंकि हमने आधे घंटे तक तो फोन करा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन कोई भी नहीं आया। आप क्या चाहते हो? अब देखो हम न्याय चाहते हैं और न्याय अगर जो मिल जाए हमको तो बहुत बढ़िया है, और हमें उम्मीद है हनुमान बेनीवाल जी से कि वो जल्दी से जल्दी हमारा न्याय का कैंडल मार्च निकाला गया। प्रफुल्ल प्रजापत हमारा छोटा भाई था, इन युवाओं का भाई था। आज युवा हुए 19 अप्रैल की घटना है, रात्रि 11 बजे। प्रफुल्ल प्रजापत एक मैकेनिक था जिसकी दुकान थी। रात्रि 11 बजे उसको हैंगिंग में पाया गया कि फांसी खा ली, किसी को वाया मीडिया इनको पता लगा। अगर फांसी खाते पहले बात तो फांसी यहाँ से लगती ना कि यहाँ से लगती है। और उसी दिन बच्चे के फ्रैक्चर हुआ तो हाथ सूजा हुआ था, तो एक हाथ से फांसी कैसे खाएगा? दूसरी चीज, बच्चे का कान कटा हुआ था, सर से खून आ रहा था, कमर में नीले की बंदी हुई थी, कहाँ से फांसी खाएगा? और पुलिस प्रशासन आज इसमें सुनवाई नहीं कर रहा। पिछले 6 महीने से इनके पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। थक हार के आखिर में हमारे पास आया कि भाई साहब मेरे को न्याय, मैंने इनको कोर्ट में मिला। जब मैंने कहा बाबूजी क्या बात है, तो मेरे सामने रोने लगे कि ऐसी घटना थी। तो मैंने कहा हम दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा। इन्होंने कहा भाई साहब हमको पूरी वहाँ की सीडीआर रिपोर्ट दो। सीडीआर रिपोर्ट सही से नहीं निकाली। एसएफएल रिपोर्ट बोला कि आपको एसएफएल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ पाया गया, जबकि इन्होंने 181 में शिकायत करी थी। वहाँ पर शिकायत में बोल रहे आपकी एसएफएल रिपोर्ट नहीं आई, तो कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है हथियार से। और साथ ही कोई जनप्रतिनिधि गया जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। बाबूजी समझदार नहीं, बाबूजी का पहले और थाने में काम पड़ा, मैकेनिक आदमी है, सीधे आदमी है, भोले वाले आदमी है, सुबह जाते शाम को आते। वहाँ पर जनप्रतिनिधि साहब बोलते हैं कि आप मौखिक में बयान दो, लिखित में मत दो। क्यों भाई थाने में क्यों मौखिक में दो? जहाँ पुलिस अधिकारी बैठे हैं उनको लिखित में बयान लेने चाहिए थे, मौखिक में क्यों बुलाया गया? और जिस बच्चे पर डाउट है, जो बच्चे का बता रहे हैं कि बच्चा यहाँ नहीं था वहाँ था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उससे 1 महीने पहले कंटिन्यू बच्चे के अकाउंट से ट्रांसफर करे गया कृष्णा एक सेंटर। डाउट का पॉइंट था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक पता नहीं लगा कृष्णा एक सेंटर किसका है, कितने पैसे उसको ट्रांसफर कर गया। कहीं ना कहीं या तो बच्चे को ब्लैकमेल किया गया है, या कहीं ना कहीं बच्चे को किसी न किसी कारण से उसको मारा गया है और वहाँ हैंगिंग करा गया, क्योंकि हैंगिंग यहाँ से होती है ना कि यहाँ से होती है। और जब हैंगिंग होती है सोसाइटी में मरता है तो बच्चे के उसके बच्चे फेफड़े में 3 इंच का होल होता है, और इस बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 इंच का होल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दम घोट के मारा गया है और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार। और पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ और प्रशासन को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर आपने जांच सही से नहीं करी तो आज ये पिक्चर नहीं, ट्रेलर भी नहीं है, छोटा सा नमूना आपके लिए प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहा हूँ। ये नमूना है। 7 दिन के भीतर हमारी मांग रहेगी पहले कि पूरी जांच रिपोर्ट शुरू से हो, और दूसरे थाने में जांच रिपोर्ट कराने के हम आईजी साहब से मिलेंगे। आईजी साहब हमारी बात मानते तो शर्मान्य है, नहीं तो हम हमारी तरफ से आगे डीजी तक जाएंगे, जांच चेंज कराएंगे, शुरू से वापस जांच चेंज कराएंगे। वहाँ की सीडीआर रिपोर्ट और जो भी एफएसएल रिपोर्ट और जो भी यहाँ की जो लोकेशन आ रही है उस बच्चे के साथ किस किस की, उनमें अभी तक लोकेशन नहीं ले रहे। साथ ही साथ जब बच्चे का मर्डर हुआ, जो भी फांसी हैंगिंग हो, वहाँ पास में कैमरे लगे हुए थे। पुलिस 5 दिन बाद वहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने जा रही है, तो कहीं ना कहीं शक का आधार है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की विधिवत शुरुआत 25 अक्टूबर से कर दी गई है। प्रशासन ने मेले में श्रद्धालुओं और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए हैं। वहीं मेले में हो रही तमाम गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए 150 से अधिक कैमरे लगाए हैं, जिसके माध्यम से पुष्कर मेला, मैदान सरोवर और ट्रैफिक के साथ अलग अलग व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुष्कर नगर परिषद में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की विधिवत शुरुआत 25 अक्टूबर से कर दी गई है। प्रशासन ने मेले में श्रद्धालुओं और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं मेले में हो रही तमाम गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए नए 150 कैमरे लगवाए गए हैं, जिसके माध्यम से पुष्कर मेला, मैदान सरोवर और ट्रैफिक के साथ ही अलग अलग व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुष्कर नगर परिषद में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुष्कर मेले में नवाचार के तहत नगर परिषद ने इसकी पहल करते हुए संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र को इलाके सीसीटीवी कैमरे की जद में ले लिया है। एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि पुष्कर में प्रवेश करने के साथ ही पुराने मेला मैदान, चुंगी नाका, पुष्कर का मुख्य बाजार और भीड़ भरे इलाकों 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुष्कर सरोवर में 52 में से अधिक भीड़ वाले 35 से अधिक घाट कैमरे की जद में रहेंगे। मेले के दौरान अवांछनीय घटना कारित होने पर तथा सामाजिक तत्वों पर तीसरी आंख का 24 घंटे डिजिटल पहरा रहेगा। नगर पालिका कार्यालय में इसका मुख्यालय रखा गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे एलईडी पर मेले में हो रही सभी गतिविधियों का 150 कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त देखरेख में सीसीटीवी कैमरे का पहरा 24 घंटे एक्टिव रहेगा। गतिविधियों की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी गई है। देखिए, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस बार मेले को पूरी तरीके से हाईटेक किया गया है। इसमें अभी तक हमने 120 से अधिक कैमरे लगा दिए और अभी काम निरंतर जारी है। इसका नगर परिषद में कंट्रोल रूम बना रखा है। चप्पे चप्पे पे जो भी नगर परिषद क्षेत्र है जहाँ मेला आयोजित हो रहा है, उसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा इस बार पुलिस प्रशासन के द्वारा अपना जो यातायात है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस बार उन्होंने जो भी यातायात के जो रूट है उनके कहाँ पार्किंग रहेगी उसको भी पूरी तरीके से हाईटेक किया है। उन्होंने उसको गूगल मैप पे रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर खड़े होकर उसको स्कैन कर सकता है, रूट को जान सकता है, अपनी जाने वाली जगह को चिन्हित कर सकता है। इस प्रकार ये प्रशासन के द्वारा 2 नवाचार किए गए हैं और ये पूरी तरीके से हाईटेक है। भूखंड आवंटन का तो आपको पहले से विदित ही है कि इस बार पूरी भूखंड आवंटन की जो घोड़े पालक थे, पशुपालक जितने भी थे, उनको पूरी तरीक़ा से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूखंडों का आवंटन हुआ है। और जहाँ तक नगर परिषद की बात है, उसमें विशेष रूप से हमारी सफाई व्यवस्था है, सीवरेज है, कोई झाड़ी कटाई का वर्क है या सजावट का काम है, लाइटिंग का, टेंट व्यवस्था है, उसको बड़े हमारे स्टाफ के सहयोग से पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रति कर्तव्य निष्ठता के साथ पूर्ण किया जा रहा है। किशनगढ़ की ओसवाल स्टोनेक्स फैक्ट्री में आज केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट होने से युवक को गहरी चोट आई है। युवक हिम्मत सिंह को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में ब्लास्ट में घायल हुए युवक का इलाज जारी है। किशनगढ़ की ओसवाल स्टोनेक्स फैक्ट्री में आज केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट होने से गहरी चोट आई है। युवक हिम्मत सिंह को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में ब्लास्ट में घायल हुए युवक का इलाज जारी है। संदीप सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देकर बताया कि हिम्मत सिंह हमेशा की तरह आज भी फैक्ट्री में काम करने के लिए निकला था। जैसे ही वह केमिकल बॉक्स के पास पहुंचा तो तेज धमाके के साथ केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट हो गया, जिससे हिम्मत सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। परिचित के अनुसार हिम्मत सिंह फैक्ट्री में ही निवास करता था। 2 महीने पूर्व ही उसने फैक्ट्री में काम शुरू किया था। ब्लास्ट होने की सूचना मिलते ही घायल को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज शुरू किया गया। वो ओसवाल फैक्ट्री के अंदर जाता था। ओसवाल स्टोनेक्स टोकड़ा रोड पे स्थित है। वहाँ पे वो सुबह काम करने के लिए गया था। वहीं पे निवास, वहीं पे रहता है वो। तो जैसे ही वो केमिकल के डब्बे के पास गया उसको ओपन करने के लिए, ताकि क्या बोलते हैं उसको, मार्बल के अंदर अपॉक्सी की जा। कौन सी कंपनी का है? ये कंपनी तो मेरे को मालूम नहीं है। मैं खुद आधे रास्ते से उसके साथ आया था। कितने सालों से ये तो अभी लगा ही है, 1-1.5-2 महीना हुआ। कहाँ से आता है? ये वहीं पे रहता है। थाना कौन सा लगता है? गांधीनगर थाना लगता है सर। क्या नाम है भाई का? मेरा
उनका हिम्मत सिंह। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।